हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बेटों ने किया अम्मा के क्रियाकर्म का हिसाब किताब। घर की बुजुर्ग महिला भगवती की मृत्यु हुए 20 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। बिरादरी के सभी लोगों के इकट्ठा होने का इंतज़ार करने में पहले ही एक दिन निकल चुका था। जब भी कोई नया आता, नए सिरे से रोना धोना शुरू हो जाता, फिर खुसर फुसर शुरू हो जाती। एक तरफ मोहल्ले वालों का जमावड़ा लगा था, दूसरी तरफ गांव बिरादरी के लोग जमा थे। केवल घर के सदस्य ही अलग अलग छितरे पड़े थे। वो एक दूसरे से आंख चुराना चाहते थे। मृत्यु तो सुबह 8 बजे ही हो गई थी, पर मोहल्ले में 12 बजे खबर फैली। पड़ोसन रुक्मणी बोली, भगवती अपने बहू बेटों से अलग रहती थी। जब कभी दूसरों से मिलती तो अक्सर कहती, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अपने कामों को खुद भुगतेंगे, मुझे क्या, मेरा गुजारा हो रहा है। मन आया तो पकाया, नहीं तो दूध फल खाकर पड़े रहे। दूसरी पड़ोसन लीला बोली, बेचारी बहुत दुखी महिला थी, चलो मुक्ति पा गई। रुक्मणी ने कहा तो लीला बोली, हाँ, मुझसे भी कहती थी कि पूरी जिंदगी एक एक पैसा जोड़ने में अपनी हड्डियां गला दी। आज इसी धन को लेकर बेटी बेटे सभी का आपस में झगड़ा है। सभी को दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। सोच रही हूँ किसी वृद्धाश्रम में एक कमरा लेकर पड़ी रहूं। सब लोग मृत देह को बाहर ले आए। कपड़े में लपेटते समय बड़ी बेटी उठकर आगे आई तो पड़ोसन रुक्मणी ने उसे रोक दिया। ना, केवल बहुएं ही इस कार्य को करेंगी, बेटियां नहीं। जाओ, कैंची और एक चादर लेकर आओ। चादर की ओट लेकर बहुएं कपड़े काटकर उतारने लगी तो चादर का एक छोर पकड़ दूसरी महिला लीला से रहा नहीं गया। उसने कहा, पहले इनके जेवर तो निकाल लो। चादर का दूसरा छोर पकड़े रुक्मणी बोली, जेवर तो लगता है पहले ही उतार लिए। क्यों बड़ी बहू, हम क्या जाने, यहाँ तो बड़की जीजी की मर्जी चलती है। माँ के मरते ही पहले गहनों पर ही झपटी। बड़ी बहू दो टूक बात करती हैं, ना किसी बड़े का लिहाज ना समय का। लीला ने रुक्मणी को इशारों से चुप रहने को कहा। उन दोनों को तो इस घर के सारे राज पता थे। जरा सी तीली दिखाई नहीं कि बम फट पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू होंगे और अर्थी ले जाने का काम एक तरफ धरा रह जाएगा। कोर्ट कचहरी भी यहीं हो जाएगी। अर्थी विदा हो गई। आंगन से सभी पुरुष सदस्य जा चुके थे। घर की बहुएं साफ सफाई में लग गईं। लीला और रुक्मणी आंगन के एक कोने में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गईं। लीला अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, भगवती मुझसे हमेशा कहती थी, क्यों किराए के घर में रहती है, अपना घर बना ले। मैंने भी तो किसी तरह एक कमरे का मकान जोड़ा था, फिर धीरे धीरे कमरे जुड़ते गए और इतना बड़ा घर बन गया। हाँ, मुझे भी समझाती रहती थी कि तेरे पास घर तो है, मगर कुछ पैसे जमा कर और गहने बनवा ले। वक्त बेवक्त यही धन काम आता है। रुक्मणी बोली, लगता है यही सब अपने बच्चों के दिमाग में भी भरती रही, तभी तो एक एक पैसे के पीछे इनके घर में उठापटक होती रहती है। लीला बोली, हाँ, सही कह रही हो तुम। याद है पिछले महीने जब पानी की टंकी का पंप खराब हो गया था तो इनके बड़े बेटे ने पानी का टैंकर मंगवाया। जब इन्होंने अपनी कामवाली को उस टैंकर का पानी लेने भेजा तो बहू ने साफ मना कर दिया। अपनी दोनों टंकी फुल करवा ली और उसे टका सा जवाब दे दिया कि हमने अपने पैसों से पानी मंगाया है, कोई खैरात नहीं है। उस दिन ये सब बताते हुए भगवती रो पड़ी थी। रुक्मणी बोली। लीला तुरंत बोल पड़ी, मैंने भी कहा था कि चलो जैसे भी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, क्यों इस बुढ़ापे में अकेले खटती हो, साथ में रहो। इस पर भगवती ने बताया, जब बेटों के साथ में रहती थी तब भी दूध, फल, सब्जी, दालें अपनी तरफ से मंगाकर रखती थी। फिर भी किसी मेहमान को अपने मन से भोजन करने को नहीं कह सकती थी। एक दिन सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी तो मंजली ने टोक दिया। मैंने ज़रा सा डपटा तो बट्टा उठाकर मुझ पे तान दिया। उस दिन से मैंने अपनी रसोई ही अलग कर ली। जब अपने रुपयों का ही खाना है तो क्यों ना चैन से खाऊं। लीला ने आगे कहा, मैंने तो ये सब सुनकर एक दिन कह दिया, भगवती देख, मैंने भले ही घर नहीं बनाया, मगर अपनी जवानी में मनपसंद का खाया भी और पहना भी। बच्चों के लिए जायदाद नहीं जोड़ी,
बल्कि बच्चों को उच्च शिक्षा दी है। अब वो शहरों में अपना कमा खा रहे हैं। आपस में दोनों भाइयों के प्रेम संबंध बने हुए हैं। हमें तो पेंशन मिलती ही है। जब तक हाथ पैर चलते हैं यहीं रहेंगे। जब परेशानी होगी तो उनके पास चले जाएंगे। तुम्हारे घर में तो यही जोड़ी हुई संपत्ति बच्चों के बीच झगड़े की जड़ बन गई है। ये सुनकर भगवती बोल पड़ी थी। तुम ठीक कहती हो लीला बहन। लगता है मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई है, जो इन्हें विरासत में संपत्ति तो मिली पर संस्कार नहीं मिले। आंटी चाय। ये सुनकर दोनों की बातों को विराम लग गया। सामने भगवती की भतीजी चाय का जग और ग्लास थामे खड़ी थी। दोनों हड़बड़ा कर उठ गईं। वो चाय पीने से इनकार कर अपने घरों को चल पड़ी। दोनों पड़ोसनों के जाते ही घर वाले सक्रिय हो गए। जरा इधर आइए। उषा, दीनानाथ की पत्नी ने उन्हें अंदर के कमरे में चलने को कहा। उन्होंने एक नज़र पुराण श्रोताओं पर डाली, फिर उठकर अंदर अपनी माँ के कमरे में आ गए। अंदर बक्सा, अलमारी व दूसरी चीज़ें उल्टी सीधी बिखरी हुई थी। ये क्या है? वो गुस्से से तमतमाए। बड़की जीजी संग ये दोनों मिलकर अलमारी खोलकर साड़ी रुपया खोजती रहीं, फिर अपना मनपसंद सामान उठाकर ले गईं। दीदी, अम्मा के पास एक जोड़ी कंगन, एक जोड़ी कान के टॉप्स, हार और चांदी की करधनी थी, जिनमें से करधनी तो कल हमें मिल गई, बाकी जेवर बड़की जीजी उठा ले गई हैं। ये संध्या थी, उषा की देवरानी। तुमने करधनी कैसे ले ली? जब सास बीमार थी तब तो झांकने भी ना आई। उषा उलझ पड़ी। उससे क्या होता है? अम्मा के सामान पर सबका हक है। संध्या भी गुर्राई। सेवा के समय हक नहीं था, मेवा के समय सबको अपना हक याद आ रहा है। उषा भी चिल्ला पड़ी। क्या पता तुम क्या क्या पहले ही ले चुकी हो। संध्या क्रोधित हो उठी। दोनों को झगड़ता देख दीनानाथ बीच बचाव करते हुए बोले, बाहरी कमरे में बिरादरी जमा है, अंदर तुम लोगों को झगड़ते शर्म नहीं आती? मैं इस कमरे में ताला जड़ देता हूँ, 13वीं निपट जाने दो फिर खोलेंगे। हाँ क्यों नहीं। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। चाबी जब अपनी अंटी में ही खोस लोगे तो रात बेरात कुछ भी हड़प लोगे। संध्या जब भी मुंह खोलती है जहर ही उगलती है। तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे बीच में मत घसीटो। ये कहकर दीनानाथ उल्टे पांव बैठकी में लौट गए। उन दोनों के बीच बड़ी बहू किरण कूद पड़ी। हम बड़ी हैं, पहले हमारा हक है, फिर तुम दोनों का। ये जीजी को क्या पड़ी है मायके में आकर दखल देने की? क्या पता, वो तो सबसे तेज निकली। जब तक हम तुलसी बटोरने गए उतनी देर में जीजी अम्मा के बदन और अलमारी दोनों में हाथ साफ कर गईं। उषा बोली, तुम दोनों आपस में बंदर की तरह लड़ती रही हो। इसी का वो हमेशा बिल्ली की तरह फायदा उठाती रहीं। वो तो हमेशा से अम्मा को भड़काकर अपना माल बटोर कर चल देती थी। तुम दोनों के घर बैठ बुराई कर माल पुए उड़ाने में लगी रहीं। अब देखो, तुम दोनों की नाक के नीचे से जेवर उठा ले गईं। तुम अब भी आपस में ही भिड़ी हो। किरण डपट कर बोली, जब तुम इतनी सयानी थी तो पहले क्यों नहीं बोली? संध्या गुस्से में बोली, क्या कहें, तुम लोग अपने को किसी से कम समझती हो क्या? कुछ बोलो तो बुरे बनो। जब किसी को कुछ सुनना ही नहीं था तो कहें किससे? हमने तो जीजी को कभी मुंह लगाया ही नहीं, इसी से हमें बदनाम करती रहीं। वो करते रहो, क्या फ़र्क पड़ गया? तुम दोनों तो उनकी खूब सेवा में लगी रहीं, तो तुम्हें कौन सा मेडल पहना गई? अम्मा तुमसे हमेशा नाराज़ क्यों रहती थी? उषा ने पूछा। हम जीजी की हरकतों पर अपनी शादी के पहले दिन से ही नज़र रखे हुए थे। जब ससुर जी चल बसे तब मुश्किल से 6 महीने हुए थे हमारे विवाह को। तब भी बड़की जीजी शौक के समय अम्मा के बक्से पर नज़र रखे बैठी रहीं। 6 महीने बाद जब अम्मा को जेवर का होश आया तो पता चला नथ, मांग टीका, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया सब जीजी उठा ले गई हैं। ऐसे कैसे उठा ले गई? संध्या बोली। यही अम्मा ने पूछा तो बोल पड़ी, अब तो पिताजी रहे नहीं, तुम अब ये सुहाग चिन्ह पहन नहीं सकती। इसे मैं अपनी बिटिया की शादी में उसे नानी की तरफ से दे दूंगी। तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। हम वहीं खड़े थे। हमसे बोली, जाओ चाय बना लाओ बढ़िया सी। हमारी पीठ पीछे अम्मा को भड़का कर बोली, बड़ी मनूस बहू है तुम्हारी, आते ही ससुर को खा गई। बस उस दिन से अम्मा ने मन में गांठ बांध ली, जो वो जीते जी खोल ना पाई। अब क्या फ़ायदा इन सब बातों का?
इस कमरे में भी ताला डालो या ना डालो, जीजी तो पहले ही डकैती डालकर चलती बनी। जरा बाहर जाकर देखो लोगों के आगे कैसे रोने धोने का नाटक कर रही हैं। संध्या तिलमिलाई। बड़की जीजी से जुड़े ये शब्द बाहर बैठकी में बैठी बड़की के कानों से टकरा रहे थे। वो सोच रही थी कि कब गरुड़ पुराण की कथा को पंडित जी विराम दें और वो लपक कर बहुओं के बीच उनको धमकाने पहुंच जाएं। बड़की ने चोर नज़रों से रुक्मणी और लीला पर नज़र डाली। उसे लगा कहीं अंदर की आवाज़ें इन्होंने तो नहीं सुन ली। वो दोनों कथा की समाप्ति पर जैसे ही उठ खड़ी हुई, वो लपक कर उनके पास पहुंच गई। अरे बैठो ना चाची, तुम्हें देखकर अम्मा की याद ताज़ा हो जाती है। आप दोनों तो अम्मा की खास सहेलियां रही हों। बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर बड़की ने उन्हें ज़बरदस्ती बैठने पर मजबूर कर दिया। सुन बिटिया, हम तेरे कहने से कुछ देर बैठ जाती हैं, मगर चाय नहीं पिएंगी। मृतक परिवार में 13वीं से पहले वो जलपान का परहेज करने के लिहाज से बोली। अच्छा रुको, मैं फल काट कर लाती हूँ। उसने एक नज़र अपने भाई के सामने रखे रिवाजानुसार लोगों द्वारा लाए फलों के ढेर की तरफ देखकर कहा, अरे बैठ ना तू भी, अब 2 दिन बाद 13वीं हो जाएगी, फिर हम यहाँ बैठने तो आएंगे नहीं। भगवती की याद खींच लाती है, इसीलिए रोज़ चले आते हैं। लीला ने बड़की का हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। बड़की ने इधर उधर ताका, उसे अपनी भाभियां नजर नहीं आईं। बैठकी से सभी उठकर बाहर चले गए थे। सिर्फ बड़ा भाई कोने में जलते दीपक की लौ ठीक करने में लगा हुआ था। फिर अपने ज़मीन में लगे बिस्तर में दुबक गया। उसे 13वीं तक अपनी निर्धारित जगह में रहने का निर्देश मिला था। बड़की उन दोनों महिलाओं के पास सरक आई और कहने लगी, अब आपसे क्या छिपा है चाची, इन बहू बेटों की वजह से मेरी माँ का जीवन कितना दुश्वार हो गया था। ये भाई जो अभी बगला भगत बना बैठा है, पूरा जोरू का गुलाम है। अपनी औरत से पूछे बिना लघु शंका भी न जाए। इसकी औरत बिल्कुल बर्र है, ऐसा शब्द बाण छोड़ती है कि बर्र का डंक भी फीका हो। अम्मा को तो वर्षों हो गए इनसे अबोला किए हुए। फिर उठकर बड़की बैठकी के दरवाजे तक आकर झांक आई कि कहीं कोई कान लगाकर सुनता ना हो। फिर पास बैठकर फुसफुसाई, ये जो मंझला पुलिस में है, उसकी बीवी तो अपने आप को घर में दरोगा से कम नहीं समझती। गाली गलौज और मारपीट सब हो चुकी है उसकी अम्मा से। हमारे पिताजी जल्दी चले गए, वरना वो सुधार कर रखते सबको। फिर इधर उधर नजरें घुमाई। उसने देखा बड़े भाई के खर्राटे गूंजने लगे हैं, तो फिर अपनी आवाज़ का सुर थोड़ा बढ़ाकर बोली, छोटे बेटे से तो ज़्यादा ही लगाव रहा अम्मा का। हर समय छोटा है, अभी सुधर जाएगा कहती रही, मगर हुआ क्या, शादी करते ही सबसे पहले उसने अपनी गृहस्थी अलग कर ली। मंझली को अम्मा ने ही अलग कर दिया था, वही रोज़ रोज़ की मारपीट धमकियों से तंग आकर। बड़ी साथ में रही भी तो इतने खुर पैंच जानती थी कि रोटी का एक निवाला तोड़ना दूबर हो गया था अम्मा का। फिर तो खुद ही अपनी रसोई अलग कर ली अम्मा ने। हाँ मुझे सब पता है, तभी तो मैंने भगवती को समझाया था कि तू बेटी के घर चली जा रहने को, उसे ही खर्चा पानी देती रहना। तभी तो वो कुछ महीने के लिए तेरे घर चली गई थी। लीला बोली, अरे वहाँ भी मन न लगा अम्मा का, हर समय यहीं गए, एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया। आज मैं कुत्ते की तरह दूसरे की ड्योढ़ी पर पड़ी हूँ, वहाँ से भी लौट आई। बड़की ने सफाई पेश की। तभी दीनानाथ कमरे में दाखिल हुआ तो बड़की बड़े प्रेम से बोली, चाची तुम लोग अभी बैठो, मैं ज़रा भाइयों के लिए फल काट कर ले आऊँ। इन्हें तो 12 दिनों तक एक समय ही भोजन करना है। नहीं नहीं, दोनों ने एक साथ कहा और घर से बाहर को चल दी। शाम को एक नया नाटक शुरू हो गया। सुनो दीनू, अम्मा के हिस्से के खेत के कागज़ नहीं मिल रहे हैं, तुमने संभाले क्या? ये सोमनाथ थे, दीनानाथ के बड़े भाई। अरे इसी ने छिपा के रखे होंगे, सोचता होगा कि मैं तो पुलिस में हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब छोटा भाई रमेश भी ताल ठोक कर लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा। अम्मा की ज़मीन में मेरा भी हिस्सा लगेगा। तुम तीनों अकेले हजम करने की ना सोच लेना। बड़की जीजी भी तुरंत बोल पड़ी, ऐसे भले ही कम सुनती हूँ, मगर ज़मीन जायदाद रुपयों पैसों की बात तुरंत सुनाई पड़ जाती है। तुम्हें तो अम्मा पहले ही खेत में हिस्सा दे चुकी हैं, अब दोबारा क्यों? सोमनाथ चीखे, मैं कुछ नहीं जानती,
अगर हमें हिस्सा न मिला तो मैं तो कोर्ट कचहरी करने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं इकलौती बहन हूँ, मुझे ही तुम लोग मायके में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। 4-6 होती तो क्या करते? तुम अकेले ही 10 के बराबर हो। 10 को विदा करना आसान है, मगर तेरी विदाई न जाने कब होगी। जमीन जायदाद रुपया जेवर सब में सेंध लगाकर भी तुझे चैन कहाँ। ये सुनकर बड़की क्रोध में आ गई। थोड़ी देर में ही घर कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी माँ ने क्या यही सोचकर धन इकट्ठा किया था कि तुम लोग धन के लिए एक दूसरे के शत्रु बन जाओ? अभी तो 13 दिन भी नहीं हुए। पड़ोसी बुजुर्ग महिला रुक्मणी ने आकर सबको शांत किया। सब आपस में अबोला कर शांत बैठ गए, समाज को दिखाने के लिए। दूसरे दिन भगवती के घर से लौटती रुक्मणी और लीला को उषा ने बाहर गेट के पास रोक लिया। चाची, देखा ना आपने, कैसी संतानें हैं इनकी। अरे अम्मा तो हमेशा बहुओं को ही कोसती रही कि कैसे घर की हैं, कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने। अब देख लो इनकी संस्कारी औलादों को। अरे चाची, हम बहुएं रुपए गहनों को लेकर झगड़ पड़े तो समझ आती है बात, मगर ये लोग तो एक ही माँ की औलाद हैं, भाई बहन हैं। एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोने के बजाय माँ के मरते ही बैठकर रुपयों पैसों की लूट में जुट गए। हाँ, कल रात को हल्ला गुल्ला सुनकर मैं भाग कर आई थी। रुक्मणी ने लीला को बताया। मेरी शादी भी इसी लालच में की थी कि खूब दहेज मिलेगा। मेरे पिता तो दरोगा थे उस समय। बड़की जीजी की ससुराल से रिश्तेदारी है हमारी। एक बार मेरे पिताजी जुए के अड्डे से छापा मारकर लौट रहे थे। मूसलाधार बारिश में उनकी जीप पानी के गड्ढे में फंसकर बंद हो गई। एक जीप तो आगे थाने को निकल गई, जिसमें जुआरी थे। पिताजी के पास रुपयों से भरा बैग और एक सिपाही ही रह गया। दूसरा मैकेनिक को लेने चला गया। पिताजी को याद आया कि ये घर 2 फलांग की दूरी पर ही है, तो वो सिपाही को गाड़ी के पास छोड़कर यहाँ चले आए कि गाड़ी ठीक हो जाए तो चल पड़ेंगे। जानती हो चाची, फिर क्या हुआ? हाँ, याद आया। जब दीनानाथ पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था तभी उसकी शादी तय कर दी थी। लीला बोली। हाँ चाची, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। उस समय पिताजी और बैग दोनों ही बुरी तरह से भीगे हुए थे। पिताजी ने अपने को तौलिए से पोंछकर जब बैग खोल कर देखा, सारे नोट भीग गए थे। पिताजी ने तुरंत बैठकी के गद्दे में नोट बिछा दिए और नोट सुखाने को पंखा चला दिया। पता है कितने रुपए थे? नहीं, ये बात तो नहीं पता हमें। रुक्मणी जानने को बेताब थी। 1,10,000 के लगभग। इन सब की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। सोचा, पुलिस की नौकरी में तो नोट ही नोट है। पिताजी ने बताया था कि ये रुपए थाने में जमा करने के लिए हैं, मगर इन्हें लगा ये सब ऊपरी कमाई के हैं। अपने बेटे की शादी उसी दिन मेरे साथ तय कर दी, जिससे मेडिकल साक्षात्कार में सहूलियत मिल जाए, और दूसरा शादी में तगड़ा दहेज भी। अरे चाची, मुझे भी इन लोगों ने खूब सुनाया, क्या लाई कैसे लाई, हमारी खातिरदारी ठीक से नहीं हुई, बहुत सुना है मैंने भी। जब एक दिन मेरे पिताजी का नाम लेकर अम्मा बोली कि तेरे बाप ने तो कोरी लड़की विदा कर दी, बस उसी दिन से मैंने बेलिहाज करना छोड़ दिया। मैंने कह दिया, तुम्हारी बिटिया की तरह नहीं हूँ कि हर सामान के लिए मायके में कटोरा लेकर खड़ी हो जाऊं। जितनी मेरे आदमी की कमाई है उसी में घर चलाना जानती हूँ। बस चिढ़कर मेरा चूल्हा अलग कर दिया, मेरी भी जान छूटी। तभी सामने से बड़ी बहू किरण को आते देख उषा वहां से खिसक ली। क्या सुना रही थी उषा? कल रात का किस्सा? आते ही उसने पूछा। नहीं, पुरानी यादें ताज़ा कर गई। लीला व्यंग से बोली। देखा ना चाची, जरा सी जमीन जायदाद के लिए कितना झगड़ा। मेरे मायके में तो यहाँ से 10 गुना ज़्यादा जायदाद है। माँ पिताजी अब रहे नहीं। हमारे पिताजी हमें कुछ ज़मीन जायदाद तो दे नहीं गए। हमारी अम्मा भी यही बोली थी कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी शादी में खर्च हो गया। पिछले साल तो हम 2 बहनों ने सोचा कि चलो अब कानून भी बन गया है, पिताजी वसीयत नहीं कर गए हैं तो अपने मायके से कुछ कोर्ट में अर्जी लगाकर ही ले लें। केवल सोचा था, किया नहीं था। जानती हैं क्या हुआ तब? चाची, नहीं, दोनों बोल पड़ी। अरे इसी बड़की जो अब अपनी माँ के मरे 10 दिन में ही चीख चीख कर
कोर्ट कचहरी करने की बात कर रही है। हम बहनों की चुगली सब जगह लगा दी। हमारे भाइयों तक बात पहुंच गई। हमारे मायके से संबंध भी खराब हो गए और मिला भी कुछ नहीं। यहाँ भी आकर 100 बात सुना गई कि हमारे माँ बाप खानदान का नाम डूब जाएगा जब इस घर की औरतें कोर्ट में खड़ी हो जाएंगी। मेरे आदमी को भी जोरू का गुलाम और न जाने क्या क्या कहकर भड़काया। गुस्से में आकर इन्होंने मेरा सिर दीवार में पटक दिया था। ये देखो, यहाँ 3 टांके लगे हैं। अब अपनी बहन का सिर फोड़ कर दिखाएं। अब इनके खानदान की इज्जत में बट्टा नहीं लग रहा। ठीक कहती हो बहन, ये बहुत ही शातिर औरत है। अपनी बारी आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। मेरी शादी की शॉपिंग में क्या किया पता है? तीसरी बहू संध्या कब इस बातचीत में बीच में शामिल हो गई, उन्हें भान ही नहीं हुआ। तुम तो चूल्हे में दूध उबाल रही थी, गैस बंद कर दी? किरण ने पूछा। हाँ, बंद करके आई हूँ। हाँ, तो मैं क्या सुना रही थी? संध्या ने पूछा। शादी की शॉपिंग बता रही थी, लीला जानने की गरज से बोली। मेरे आदमी की कोई खास कमाई तो होती नहीं थी दुकान से। नई नई दुकान होने के कारण शादी का खर्चा भी घर में नहीं दे सकते थे। अम्मा ने जीजी से ही सारी शॉपिंग करवाई। मुझ पर और उषा पर भरोसा ही कहाँ था अम्मा को। अपनी बेटी को ही रुपए पकड़ाती थी, ये ले आना वो ले आना। जिज्जी ही तो भड़का के रखती थी कि बहुएं पैसे मार लेंगी। अब देख लो हरीश चंद भाई और बहन को। किरण बीच में बोल पड़ी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरी शादी में गिनी चुनी 7 साड़ियाँ ससुराल से मिली। उनमें से भी 2 साड़ियों में मैंने फॉल के पास जंग लगा देखा, जैसे लोहे के बक्से में साड़ी रखने से लग जाता है। मैंने सभी से कहा, ये साड़ियाँ पुरानी दे दी हैं दुकानदार ने, इसे बदलवा दो। जीजी ने तुरंत कहा, अब तो महीना भर हो गया, अब दुकानदार नहीं बदलेगा। बाद में मैंने खुद दुकानदार से बात की तो वो हंसने लगा और बोला, बहन जी इतनी बड़ी मेरी दुकान है, मैं पुरानी साड़ी नहीं बेचता हूँ। तब मुझे समझ आ गया कि साड़ी जीजी ने ही बदल दी थी। तभी दोबारा दुकान जाने को तैयार नहीं हुई। संध्या गुस्से से बोली। हाँ, तेरी शादी की साड़ी की बात तो मुझे भी अच्छे से याद है। मैं भी हैरान हो गई थी कि जीजी शॉपिंग में कैसे ठग गई। किरण हंसने लगी। तूने गलती की, जब पता चल ही गया था तो साड़ी लाकर जीजी के मुंह पर दे मारती। हम तो शुरू से लिहाज ही करते रह गए। उसी का नतीजा है कि आज भी हमारी छाती में मूंग दलने को बैठी हैं। संध्या ने मुंह बनाया। मूंग से याद आया, कल के लिए उड़द भिगोनी है। अच्छा चाची, कल 13वीं के भोज में जरूर आना। कहकर दोनों भीतर चली गईं। दिन का भोज खत्म होते ही बेटों ने तुरंत टेंट समेट दिया, लोगों को हाथ जोड़कर विदा कर दिया। फिर से इकट्ठे होकर सभी हिसाब लगाने में जुट गए। कितना खर्च हो गया और कितना अभी वार्षिक श्राद्ध में करना बाकी है। सोमनाथ कहने लगे, 2 बार मैंने माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया था, उस हिसाब को भी इसमें जोड़ो। ये हिसाब छोड़ो, पहले जो जमीन बची है उसे बेचकर मेरा हिस्सा अलग करो। जमीन का हिसाब बाद में, अभी इन 13 दिनों का हिसाब पहले करो। सबसे ज्यादा मेरे रुपए खर्च हुए हैं, लाओ मुझे दो, मैं सारा हिसाब किताब लिखकर बताता हूँ। दीनानाथ हाथ में कागज पेन लेकर खड़े हो गए। तुम तो रहने ही दो, पुलिस में हो ना, कुछ भी उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाने में माहिर। मैं ये हिसाब किताब कुछ नहीं जानती, मेरा हिस्सा मुझे दो बस। फिर वही झगड़ा, वही जमीन जायदाद को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले हाथापाई पर बात पहुंचती, बड़ी बहू के तानों से विराम लग गया। मैं तो कहती हूँ अम्मा जी और पिताजी रहते तो ये सब देखते सुनते। मैंने तो खूब ताने सुने, सास ससुर ननद देवर सभी के मुख से। हमेशा मेरे माँ बाप को कोसा गया, कभी दहेज को लेकर, कभी मेरे चाल चलन को लेकर। अब दोनों सास ससुर मिलकर देखें अपनी औलादों को और उनके चाल चलन को भी। तुम्हारे खानदान से तो लाख गुना बेहतर हमारा खानदान है। तुम हमारे माँ बाप तक कैसे पहुँच गई? बड़की चीखी। तुम लोगों के लक्षण ही ऐसे हैं जो माँ बाप की परवरिश को बट्टा लगा रहे हैं। ये उषा थी। अब लड़ाई चारों महिलाओं के बीच शुरू हो गई। तभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दीनानाथ शास्त्री खाई में गिरी बस दुर्घटना की खबर मिलते ही दुर्घटना स्थल को रवाना हो गए। बस रात में 12 से 2 बजे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे। अप्रैल के महीने में सुबह का हल्का सा उजाला भर दिख रहा था।
रात भर हुई बारिश से इस पहाड़ी रास्ते में जगह जगह चट्टान और मलबे के ढेर ने रुकावट डाल रखी थी। हर आधे घंटे की चढ़ाई के बाद जीप को रोकना पड़ता। 7 बजे तक जीप दुर्घटना स्थल तक पहुंची। चारों तरफ चीख पुकार, भीड़ और अफरा तफरी का माहौल था। कुछ स्वयंसेवी संगठन राहत बचाव कार्य में मुस्तैदी से डटे थे। बचाओ, मार डाला का करुण क्रंदन गूंज उठा। दीनानाथ ने आवाज की ओर सिर घुमाया तो सामने से 2 युवाओं को तेजी से भागते हुए देखा। रुक बे, इधर आ, कहाँ भागे जा रहे हो? दीनानाथ चीखा। साहब, मोर माई को पानी चाहिए, वही लावे जात हैं। उनमें से एक युवक हड़बड़ा कर बोला, झोले में क्या है? माई का सामान है, इधर दिखावे। झोले को उनके हाथ से छीनते हुए दीनानाथ को माजरा समझते देर नहीं लगी। दोनों युवकों ने फिर उल्टी दिशा में दौड़ लगानी चाहिए, मगर दीनानाथ ने दबोच लिया। झोले को पलटते ही उसमें से कटी हुई उंगलियां, सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, पाजेब आदि जेवर बिखर गए। आदमखोर हो क्या, ये उंगलियां क्यों काटी? दीनानाथ ने घुड़का। अंगूठी उंगली में फंसी हुई थी, निकली नहीं तो काटनी पड़ी। चल तेरी भी खाल निकलवाता हूँ, कहकर दीनानाथ ने उनके हाथ बांधे। अरे साहब, इन जैसे लुटेरे तो जहां एक्सीडेंट की खबर सुनते हैं तुरंत घायलों व मुर्दों को नोचने खसोटने को दौड़ जाते हैं। अभी यहाँ इनके और भी साथी भीड़ में छिपे होंगे। सिपाही उन दोनों को जीप के अंदर धकेलते हुए बोला, मारो सालों को, अभी सब उगलेंगे। मैं नीचे घटनास्थल का मुआयना करके आता हूँ। अपने साथ 4 सिपाहियों को लेकर दीनानाथ तेजी से चल पड़े। शाम के 6 बजे तक सभी घायलों और मृतकों को बरामद कर लिया गया। एक बार फिर से झाड़ियों का मुआयना कर लो, कोई जीवित या मृत छूटना नहीं चाहिए। इस इलाके में बहुत गिद्ध हैं। सुनसान होते ही मांस नोचने को टूट पड़ेंगे। दीनानाथ ने दूर पेड़ों की फुनगियों में बैठे गिद्धों को देखकर कहा। शाम तक सब इंस्पेक्टर भी पहुंच गए। क्या प्रोग्रेस है दीनानाथ? साहब, बारात की बस थी, इसमें 40 लोग सवार थे, जिनमें से 6 मृत और 4 गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल को रवाना कर दिए हैं। बाकी सभी की प्राथमिक चिकित्सा कर उनके गंतव्य को भेज दिया गया है। ये हैं वो 4 लुटेरे जो मृतकों के शरीर को गिद्धों की तरह नोचते खसोटते हुए मौका वारदात से पकड़े गए हैं। दीनानाथ ने अपनी जीप की तरफ इशारा कर बताया। इन सब कार्रवाई में बहुत समय लग गया। दीनानाथ को घर पहुंचने में रात हो गई थी। रात गहरा गई। आंगन में खटिया डाले दीनानाथ को देर रात तक नींद ही नहीं आई। एक झपकी सी आई थी कि लगा किसी ने फिर से उठा दिया। जल्दी जागो, पास के जंगल में बस पलट गई है। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक बुढ़िया जोर जोर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ। उसने पलट कर देखा। बुढ़िया को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। कोई उसके गले पे चिपका है, कोई कान पे। वो गिद्ध भगाने को डंडा खोजने लगा। बुढ़िया का चेहरा माँ के जैसा दिख रहा था। उसने चीखना शुरू कर दिया, अम्मा अम्मा। अचानक उसे गिद्धों में जाने पहचाने चेहरे दिखने लगे। उसके भाई, भाभी, बहन, पत्नी, अन्य परिवारजन। वो पसीने से तरबतर हो उठा। उसकी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। सब उसे घेर कर खड़े थे। बुरा सपना देखा? अम्मा दिखी क्या? कुछ मांग तो नहीं कर रही थी? कुछ कमी रह गई हो तो ऐसे ही सपने आते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। जीते जी तो अम्मा को किसी ने पानी भी नहीं पूछा। वो अपनी अलग रसोई बनाती खाती रहीं। अब उन्हीं के रुपयों से पंडित को सारी सुख सुविधा की वस्तुएं दान भी कर दो तो क्या फायदा। अब जब अम्मा की मृत्यु हो गई तो भी चैन कहाँ है सबको। अब उनके सामान को लेकर छीना झपटी मची हुई है। तुम लोग भी किसी गिद्ध से कम हो क्या? तुम सभी जीते जी तो अम्मा का खून पीते रहे और अब मरने पर उनकी बची संपदा की लूट खसोट में लगे हो। जाओ यहाँ से, मुझे सब समझ आ गया है। वैसे तुमसे अच्छे तो वो गिद्ध हैं जो मरे सड़े को खाकर वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं। वो लुटेरे भी कई गुना बेहतर हैं जो अनजान को लूटकर अपने परिवार को पालते हैं। तुम लोग तो उनसे भी अधिक गिरे हुए हो जो अपनी ही सगी माँ को लूट कर खा गए। हट जाओ मेरे आगे से, कहकर दीनानाथ अपना मुंह ढांपकर बिस्तर पर पड़ गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।